नमस्कार साथियों, आप सबका सिविल जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिससे हर एक एग्जाम में या पॉलिटिक्स के टॉपिक्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आइए साइमन कमीशन को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो साइमन कमीशन है वो 1919 के अधिनियम में सुधारों को लेकर आया था। इसका उद्देश्य ये था कि उस समय जब 1919 का भारत शासन अधिनियम बना, तो उस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया था कि इस अधिनियम की मतलब जो जांच है, पड़ताल है, उसको जांच करने के लिए कि इसने कितनी प्रगति की है और भारत में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना थी या भारतीयों को जो उस समय की संस्थाएं थीं या कर्मचारी के रूप में सम्मिलित करना और एज ए संवैधानिक सुधारों के रूप में उनको प्रशिक्षित करना के लिए एक कितना प्रभावशील सिद्ध हुआ है। इसके लिए साइमन कमीशन आयोग को नियुक्त किया गया था, क्योंकि उसकी जांच वैधानिक आयोग 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष पश्चात होना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसका गठन 8 नवंबर 1927 में ही कर दिया गया। तो इसमें टोटली सदस्य कितने थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। कंटेंट काफी अच्छा है, आप एक ही बार में मैप और कोरिलेशन के माध्यम से समझ जाएंगे, है ना। इसमें हर एक तत्व है, नेहरू रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, जिन्ना रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, मतलब आपको डिटेल से समझ जाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा और हर एक एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं, इसके परिचय को समझते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को नियुक्त किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य हुआ वो भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन या कार्यान्वयन की समीक्षा करना था, है ना। मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उस समय उसमें एक पॉइंट जोड़ दिया गया था कि इस एक्ट की वैधानिक जांच करने के लिए एक आयोग का इसमें प्रावधान किया जाता है, जिसका गठन 10 वर्ष पश्चात होगा। लेकिन 10 वर्ष से पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को, यानी 2 साल पूर्व ही इसका गठन कर दिया गया था। इस गठन में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, है ना। जितने भी सदस्य थे ब्रिटिश सदस्य थे, इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। इसके कारण कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसके कारण इसको श्वेत आयोग कहा गया। ये भी ध्यान रख लीजिए, इसको क्या कहा गया? श्वेत आयोग। ओके। जो इस यूपीएससी के लिए जो स्पष्ट तथ्य हैं या प्रीलिम्स के लिए हैं, स्थापना 8 नवंबर 1927 को हुई। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंच गया। इसकी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो मई 1930 में रिपोर्ट इसकी आई, है ना। उस समय इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक है, और इसमें टोटली 7 जो ब्रिटिश के सदस्य थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण इसको क्या कहा गया? श्वेत आयोग कहा गया। ओके। अब आप ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन पॉइंट को याद रखोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों की जांच करना। इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया था कि 10 वर्षों बाद एक आयोग गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम की समीक्षा करेगा। इसका मतलब था आयोग को 1929 में स्थापित हो जाना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार थी जो 1927 में ही आयोग का गठन कर दिया था। जो ब्रिटेन की उस समय कौन सी सरकार थी? कंजर्वेटिव सरकार थी। उन्होंने 1927 यानी 8 नवंबर 1927 को ही गठन कर दिया था। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और लेबर पार्टी सत्ता में आ सकती थी, ये चांस था, है ना। इसलिए जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो चाहती थी कि जो भारत की संवैधानिक समीक्षा को अपने नियंत्रण में रखा जाए, है ना। तो उस समय दोस्तों ऐसा हुआ कि जो ब्रिटेन में जब साइमन कमीशन आया तो कंजर्वेटिव सरकार थी, कंजर्वेटिव सरकार थी और उस समय चुनाव आने ही वाले थे। उनको लगा कि लेबर पार्टी है जो सत्ता में आ सकती है,
इसलिए जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा है वो हम ही करें, कंजर्वेटिव पार्टी ने सोचा। इसलिए इन्होंने 2 साल पहले ही नवंबर कब 1929 में इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है। अब आयोग की नियुक्ति उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन थे, है ना, ने आयोग की घोषणा कर दी और सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष। कुल 7 सदस्य थे, सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के थे, है ना। महत्वपूर्ण बात एक ये है कि इसमें भारतीय एक सदस्य थे, एट क्लीमेंट एटली, है ना, जो क्लीमेंट एटली थे, एक सदस्य क्लीमेंट एटली थे, जो बाद में क्या हुए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और इनके प्रधानमंत्री के काल में ही हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आजादी मिली। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह विरोध का सबसे बड़ा कारण बन गया। यानी कि सभी दल, उस समय जितने भी दल थे, सभी दलों ने इस आयोग का विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगे, जिस नारे को यूसुफ मेहर अली ने दिया, साइमन गो बैक, है ना, और लाला लाजपत राय पे इसी आयोग के चलते उनके विरोध में पंजाब में लाहौर में जो हुआ लाठी कांड हुआ, तो उनकी एक लाठी कांड के 1 महीने बाद मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के उपरांत जो राजगुरु थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने इनका बदला लेने के लिए सर सैंडर्स पे गोलीबारी कर दी, है ना। तो उस समय सैंडर्स गोलीबारी के कारण मारे गए। तो इस समय इतनी पृष्ठभूमि इसमें स्पष्ट बन जाती है। अब आप देखिए, मेंबर देख लीजिए, मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन, ये तो इसके लिबरल पार्टी के थे। यानी देखिए, लिबरल पार्टी के 2 सदस्य थे, एक तो सर जॉन साइमन थे जो इसके अध्यक्ष थे, और हैरी ल्यू लासन थे, है ना। हैरी ल्यू लासन थे, ये लिबरल पार्टी के थे। लेबर पार्टी का मात्र एक ही 2 सदस्य लेबर पार्टी के हुए, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, और वर्नन हासनन और ये लेबर पार्टी के 2 सदस्य थे। लिबरल पार्टी के 2 सदस्य हो गए, और लेबर पार्टी के, चूंकि लेबर पार्टी सत्ता में आने की चांस था, और अभी कंजर्वेटिव पार्टी का उस समय सरकार थी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी। तो एडवर्ड कैडोन और डोनाल्ड ट्रंप से आप डोनाल्ड हावर्ड को याद रख सकते थे, और जॉर्ज लैन फॉक्स, लोमड़ी से तो याद रखना फॉक्स, यानी जॉर्ज लैन फॉक्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एडवर्ड कैडोगन, जॉर्ज लैन फॉक्स, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब तीनों कौन कौन के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ओके। और हैरी ल्यू लॉसन ये लिबरल पार्टी के थे, और सर जॉन साइमन जो अध्यक्ष थे वो भी लिबरल पार्टी के थे। क्लेमेंट एटली और बर्नन हास्टन कौन पार्टी के थे, लेबर पार्टी के थे। तो इस समय टोटल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, है ना। यूपीएससी तथ्य यह है कि जो क्लीमेंट एटली बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1945 से 1951 बने, इन्हीं के कार्यकाल में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। आयोग का उद्देश्य ये था कि आयोग 1919 अधिनियम की सफलता का स्तर क्या था, आयोग जानना चाहता था। क्या द्वैध शासन सफल रहा या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट तथ्य जानना चाहता था। आगे किन संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता है ना, और जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उस समय, उसको जारी करने के लिए आयोग इस तरह के समीक्षा करना चाहता था। ठीक है। तो आयोग ने, जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश भारत, यानी भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के साथ मिलकर उस समय इन्होंने इस पर एक प्रवर संयुक्त समिति का गठन किया, या 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1929 से 30 से 1932 तक, यानी लगातार 31-32, यानी 1930-31-32 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, है ना। इन गोलमेज सम्मेलन के बाद जो लंदन में हुए, इन तीनों में ब्रिटिश सरकार में और ब्रिटिश भारत में और देशी रियासतों के बीच, है ना। और इसके बाद जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्ष को संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया, और संयुक्त प्रवर समिति के उस समय अध्यक्ष थे लॉर्ड लिथनगो, जो कि आगे चल के भारत शासन 1900 जिन्होंने 4 अगस्त संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट उद्देश्य मतलब प्रस्ताव पारित किया संसद में, ब्रिटिश संसद में,
जिसने कि 4 अगस्त 1935 को उस पर क्या किए, सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और सम्राट के हस्ताक्षर होने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बन गया। ओके, तो ये बहुत सारा डिटेल में पढ़ाया गया है। इस डिटेल को यदि आप जानोगे तो क्वेश्चन आपको बाहर जा नहीं सकते हैं, इतना ध्यान रखना। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया कि वो राष्ट्रीय स्वाभिमान चाहते थे। यानी भारतीय नेताओं का मानना था कि भारत अपने संविधान से संबंधित निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है ना? और ब्रिटिश नागरिकता, यह आयोग यह स्पष्ट करता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर विश्वास नहीं करती, है ना? ब्रिटिश मानसिकता इससे पता चलती है, नागरिकता नहीं मानसिकता, है ना? सॉरी, मैं नागरिकता पढ़ लिया उसको। देखो, ये मानसिकता ये बताती है जब 7 सदस्य ही ब्रिटिश हैं, किसी भारतीय को शामिल नहीं किया, तो भारतीयों के क्या संविधान निर्माण या संविधान बनाने के तथ्यों के लिए उनको योग्य नहीं समझा गया। इस वजह से भारतीयों में आक्रोश पैदा हुआ, उन्होंने इसका विरोध किया, है ना? क्योंकि ब्रिटिश मानसिकता इससे स्पष्ट हो गई थी। स्वशासन की उस समय स्वशासन की मांग पूर्ण हो रही, मतलब तेज हो रही थी। 1920 के दशक तक भारत में स्वशासन की आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा करते हुए यह देखा जा सकता है कि 1920 के दशक में भारत में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ओके, डोमिनियन की स्थिति यानी स्वतंत्र डोमिनियन की मांग में उस समय वृद्धि हो रही थी। तो ये मेन कारण है जिसके कारण इस भारतीय साइमन कमीशन का विरोध किया। अब देखिए, विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। ये नारा बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, इसको पूरे देश में लगाए गए। उस समय काले झंडे दिखाए गए, जुलूस निकाले गए, हड़ताल हुई, सभाएं हुई, प्रदर्शन हुए, है ना? ये सब विरोध के प्रतीक थे, है ना? साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा याद रखना, ये बहुत ही आता है। जैसे कि देखिए, झंडे लगे हुए हैं, काले झंडे, हड़ताल हो रही है, लोग सम्मिलित हुए, जुलूस निकाले गए लोगों ने। ओके, तो इस तरह से ये विरोध है। अब इस विरोध में हमें देखना चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती थी। कांग्रेस का विभाजन, पूर्ण बहिष्कार, कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। ओके, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया, जो उदारवादी अधिकांश विरोध किया, मतलब उदारवादी ने, यहाँ देखिए सभी ने विरोध किया। अब मुस्लिम लीग को दो भागों में गुट बट गया था मुस्लिम लीग का, एक तो जिन्ना गुट जो विरोध करता था, एक सफी गुट जो समर्थन करता था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मुस्लिम लीग दो भागों में विभाजित हुई थी, एक जिन्ना गुट में, एक सफी गुट में। तो जिन्ना गुट ने इसका विरोध किया और सफी गुट ने इसका समर्थन किया, ये आप याद रखें। भारत सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, है ना? आयोग बंबई पहुंचा, उस समय उसको काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। और इस नारे को किसने दिया? तो इस नारे के लिए आप यूसुफ मेहर अली का नाम याद रखना। इस नारे को साइमन यूसुफ यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है, साइमन गो बैक का। ओके, तो इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय। उस समय देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ये हमारे हैं लाला लाजपत राय। ओके, तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। प्रदर्शन कहाँ हुआ? लाहौर में। तो नेतृत्व इसका लाला लाजपत राय ने किया, इन्होंने नेतृत्व किया उस प्रदर्शन का। कहाँ? लाहौर में। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। उस समय के पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट थे, इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। तो लाला लाजपत राय उस तरह बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद एक महीने बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी चोटें लगीं और 17 दिसंबर 1928 को उनकी मृत्यु, देहांत हो गया, है ना? परिणाम स्वरूप निधन हो गया 17 दिसंबर, एक महीने बाद, ठीक है, ठीक उसके 30 दिन बाद। तो उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध कथन दिया था, प्रसिद्ध कथन दिया उसमें कि मेरे शरीर पे पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक कील साबित होगी। तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस कथन को यदि आप याद रखेंगे तभी बहुत मजा आएगा आपको, है ना? ये स्टेटमेंट है, ये सब जेम्स ए स्कॉट, देखिए जेम्स ए स्कॉट उस समय पुलिस अधीक्षक थे, इन्होंने पुलिस कार्रवाई की। लेकिन जब भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने बदला लिया
तो जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन मार दिया इन्होंने सैंडर्स को, है ना, गोलीबारी में। तो अब आप देखिए भगत सिंह उस समय इनका बदला लेने के लिए इन्होंने योजना बनाई। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी 1928 में। ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ये याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप 17 दिसंबर 1928 को गलती से जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। अब यहाँ देखिए 17 दिसंबर को जॉन सैंडर्स की हत्या हो जाती है। ओके, तो उन्होंने, अब यहाँ देखिए ये आपका बैकग्राउंड है। यहाँ आप समझ सकते हैं इस हत्याकांड को पूरी तरह से। यदि आपको समझना है तो इस हत्याकांड को इस माइंड मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। जो जेपी सैंडर्स थे, है ना, जेम्स ए स्कॉट तो उस समय पुलिस अधीक्षक थे, लेकिन जेपी सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को जो हत्याकांड होता है, लाला लाजपत राय द्वारा साइमन कमीशन का 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुई, मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को, मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर में हो गई। फिर 17 दिसंबर को इन्होंने, सॉरी, किसको मार डाला? जेपी सैंडर्स को। इन्होंने मृत्यु का बदला लिया। बदला किन्होंने लिया? शिवराम राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने। भगत सिंह ने योजना बनाने और पहली गोली मारी और शिवराम ने दूसरी गोली मारी। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था की। जेम्स सैंडर्स जो बाइक से सीधे सवार हुए और बाइक में सवार होने के बाद निकले तो तुरंत उनको गोलीबारी से हत्या कर दी। ओके, मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्य ये था कि जेपी सैंडर्स लाहौर पुलिस का असिस्टेंट एसीपी थे उस समय। लाहौर पुलिस में ही कौन थे? एसीपी थे। लाठीचार्ज का आदेश देने वाला अधिकारी, हालांकि लाठीचार्ज जे स्कॉट ने दी थी, जो कि पुलिस अधीक्षक थे। गलती से सैंडर्स को मार दिया गया, लक्ष्य का निशाना बनाया। घटना के बाद क्रांतिकारियों ने अपना वेश बदल लिया। किसी ने दाढ़ी कटवाई, किसी ने मूछें कटवाई, अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट हो गए और एचएसआर की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 1928 में भगत सिंह ने स्थापना कर दी। ठीक है, अब आप देखिए इसके कारण देखिए। कारण तो आपको पता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। महत्व ये हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ने लगे, घटनाएं शुरू हो गई। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे चर्चित घटना में से एक रही। युवाओं में क्रांतिकारी के विचार व लहर दौड़ गई। अंग्रेजी सरकार हिल गई और दमन तेज हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, आजाद की लोकप्रियता में बढ़ गया। भाई लोकप्रियता तो बढ़ ही जाएगी, उस समय के ये क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के विरुद्ध इतना बड़ा कदम उठाना। 30 अक्टूबर 1928 की साइमन कमीशन के विरुद्ध, ये आपका माइंड मैप है। 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या हो जाती है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे इसने इन्होंने लगाए। ठीक है, तो इस समय आप देखिए ये आपके इमेज है, बना हुआ है, आप इस समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंडर्स की हत्या का बदला हो गया। 1928 में एसोसिएशन की स्थापना हो गई, है ना। तो इतने सारे काम हुए इसमें। ओके, अब आप देखिए नेहरू रिपोर्ट। हाँ, इसमें देखिए जो साइमन कमीशन था, उस कमीशन में ये कहा गया था, उसके सचिव, भारत सचिव उस समय बर्केनहेड थे। तो बर्केनहेड ने उस समय चुनौती दी, है ना। 1927 के लाहौर कमीशन, साइमन कमीशन के बाद उस समय के जो सचिव थे, भारत सचिव, मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि आपको याद रहे। उस समय जो भारत सचिव थे, भारत सचिव, भारत सचिव थे, वो कौन थे? लॉर्ड बर्केनहेड थे। ठीक है, उस समय जो सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड थे, बर्केनहेड थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय भारतीय दलों को, जो जितने भी राजनीतिक दल थे, है ना, और भारतीयों को, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय भारतीय यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही स्पष्ट रूप थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चेतावनी दी कि यदि आप में हिम्मत है तो आप क्या करें, भारत के संवैधानिक सुधारों को लेकर कोई रिपोर्ट तैयार करें। संवैधानिक सुधारों को खुद से करने का प्रयास करें, है ना, या संवैधानिक सुधारों पर विस्तृत रिपोर्ट हमें दें, यदि आप में इतनी योग्यता है।
तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसका गठन कर दिया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। साइमन आयोग के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीय स्वयं संविधान बनाकर दिखाएं। इसके उत्तर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति का गठन कर दिया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट का यह उद्देश्य था, यह भारत का पहला संवैधानिक प्रारूप था जिसे भारतीयों ने ही तैयार किया गया। ठीक है, भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया था। अब आप देखिए इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या मांगे की। इसमें 10 सदस्य थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के सहित पूछा जाए तो इसमें 11 सदस्य हो गए थे। ठीक है, तो जो यदि अध्यक्ष साहब को छोड़ दिया जाए मोतीलाल नेहरू को, तो कितने सदस्य थे इसमें? 10 सदस्य थे। इस चीज को आप याद रखें। देखिए ये जो रिपोर्ट आई, साइमन कमीशन के आयोग के विरोध में भारतीयों ने अपना संविधान स्वयं बनाने का निर्णय लिया और 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की एक अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। यह भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला संवैधानिक दस्तावेज था। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये भारतीयों के द्वारा तैयार पहला दस्तावेज था। नेहरू समिति की रिपोर्ट, इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे जो इसके सचिव थे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, है ना, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के बाद तेज बहादुर सप्रू थे, अली इमाम थे, एन.एम. जोशी जो श्रमिक संघ के थे, है ना, खड़े हुए हैं बाएं, है ना, ये बाएं। ओके, तो ये एन.एम. जोशी खड़े हुए हैं और श्रीनिवास शास्त्री, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम.आर. जयकर, ये बैठे हुए हैं बाएं से। ठीक है, तो कुल मिला के कहा जाए इसमें 10 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या क्या मांगे रखी और क्या क्या बिंदु रखे उस चीज को हम जान लेते। संवैधानिक व्यवस्था, इन्होंने कहा कि भारत में डोमिनियन स्टेटस की मांग की, है ना, यानी स्वतंत्र जो राज्य होते हैं उनकी मांग की, और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासी राष्ट्र का दर्जा। मतलब देखो साम्राज्य तो ब्रिटिश शासन का ही रहे, लेकिन ये स्वशासी राष्ट्र का उनका हस्तक्षेप ज्यादा ना रहे, यानी हम शासन पूरी तरह से करें। केंद्र में अर्धसंघीय प्रणाली की स्थापना हो, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिले। तो इन्होंने ये कहा था कि जो देशी रियासतें हैं वो केंद्र के अंतर्गत काम करें और नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं, कानून के समक्ष समता, समानता, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक टाइप की एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के बारे में 21 वर्ष की आयु कहा, से उससे अधिक आयु का प्रावधान हो, न्यायपालिका की स्थापना हो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो, है ना, एकल नागरिकता, संघीय न्यायालय, लोक सेवा आयोग, हिंदी को राजभाषा, इतने सारी इन्होंने मांगे रख दी अपनी। इसका महत्व ये हुआ कि इस मसौदा के विरोध में जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, उन्होंने 29 मार्च 1929 को अपनी 14 सूत्रीय मांगों को रखा। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि 14 सूत्रीय मांगों को किसने रखा? जिन्ना साहब ने। 14 सूत्रों को गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि बनी, है ना। यह भारतीय द्वारा बनाया गया पहला संविधान मसौदा था जो नेहरू रिपोर्ट है। इसने आने वाले संविधान निर्माण की दिशा तय की और जिन्ना के 14 सूत्रों और गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि रख दी इस नेहरू रिपोर्ट ने। सीमाएं ये हुई कि मुसलमानों की अलग निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार नहीं की गई, डोमिनियन स्टेटस पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, है ना, रियासतों को इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इस तरह से ये जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे आई। इन्होंने इसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट में असंतोष जताते हुए साइमन कमीशन की रिपोर्ट 30 मई को प्रकाशित हुई। मुख्य सिफारिशें इन्होंने ये की साइमन कमीशन ने। ये साइमन कमीशन की सिफारिशें हैं, ओके, कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को अधिक अधिकार दिए जाएं, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, संघीय व्यवस्था हो, मताधिकार का विस्तार किया जाए, बर्मा का पृथक्करण हो। तो बर्मा का पृथक्करण देखिए 1935 में कर दिया गया था, 1937 में, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। सिंध का विभाजन कर दिया गया था, इसमें एक उड़ीसा बना दिए। सिंध और उड़ीसा दो प्रांत बन गए थे उस समय। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध बन गया था और ये बंगाल प्रेसिडेंसी से आपका उड़ीसा बन गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
अधिक अधिकार प्राप्त हुए, अतिरिक्त अधिकार दिए जाएँ, उच्च न्यायालय का पुनर्गठन हुआ और पुलिस और प्रशासन में सुधार हुआ। इतनी सारी आवश्यकताएँ इन्होंने माँग रख दी साइमन कमीशन ने। ओके, सुझाव दे दिए मतलब सिफारिशें दी। रिपोर्ट की आलोचना ये हुई कि इसमें पूर्ण स्वराज्य की अनदेखी की गई, केंद्र में उत्तरदायी शासन का अभाव था, है ना? गवर्नर को अत्यधिक अधिकार दिए थे और भारतीय अपेक्षाओं को बहुत कम शामिल किया गया। तो इस तरह से देखिए ये आपका सब हो गया है। प्रभाव क्या हुआ? इसके प्रभाव में साइमन कमीशन से नेहरू रिपोर्ट आई, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग आई 29 मार्च 1929 से, जिससे इन दोनों से गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि रखी 1930। इसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। इसके बीच में दो इंपॉर्टेंट तथ्य मिलते हैं जो 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ है, रैमजे अवार्ड, मैकडोनल्ड अवार्ड था, मैकडोनल्ड अवार्ड। ओके, और फिर इसके बाद 24 सितंबर को 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ जो कि गांधी जी व अंबेडकर साहब के बीच में हुआ और मैकडोनल्ड अवार्ड के इस विरोध में इन्होंने दलित के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका विस्तार कर दिया गया था मैकडोनल्ड घोषणा के द्वारा। और इसके द्वारा 20 सितंबर को गांधी जी ने यरवदा जेल यानी पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, स्वास्थ्य खराब हुआ। फिर यरवदा जेल में ही इनका पूना पैक्ट हुआ, है ना? किसके बीच में? गांधी जी में। वो दलितों को उससे बाहर कर दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन से। तो ये हम एक अलग लेक्चर में समझेंगे। इस अधिनियम पर साइमन आयोग की सिफारिशों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है? तो ये घटनाएँ हैं कुछ जैसे कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया। इसकी समीक्षा के लिए 19 साइमन कमीशन नियुक्त हुआ 8 नवंबर। ये 30 फरवरी को 3 फरवरी को भारत आगमन हो गया, मुंबई में पहुँचा। सबसे पहले कहाँ पहुँचा? मुंबई में। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर प्रदर्शन हुआ और लाला लाजपत राय पर लाठी बरसी। 17 नवंबर को उनका निधन हो गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 29 मार्च, है ना? और ये 10 अगस्त, ठीक है? ये डेट भी याद रखना। 1930 साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट आई मई 1930 में। फिर 1930 के बाद 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में हमारा बन गया। तो इतनी सारी पृष्ठभूमि है। यूपीएससी के मेन फैक्ट देखिए, आयोग में कुल 7 सदस्य थे, भारतीय सदस्य नहीं था। अध्यक्ष जॉन साइमन थे। 3 फरवरी को बम्बई आया। साइमन गो बैक के नारे लगे। 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय पर लाहौर प्रदर्शन हुआ। उनका निधन 17 नवंबर को हुआ। मई 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रांतों में डायरकी को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में डायरकी की बजाय उत्तरदायी शासन न देने का सुझाव, ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने की अनुशंसा इसमें की गई थी। किसमें की गई थी? साइमन कमीशन में। क्लीमेंट एटली के बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकाल में भारत स्वतंत्र हुआ, है ना? यूपीएससी के लिए मेन आंसर पॉइंट ये है, साइमन कमीशन आयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक मोड़ क्यों सिद्ध हुआ? तो इस समय ये आप देख लीजिए। निर्णायक भारतीय प्रतिनिधित्व का पूर्ण अभाव था, राष्ट्रव्यापी राजनीतिक एकजुटता हुई, साइमन गो बैक के नारे लगे, लाला लाजपत राय की शहादत से क्रांतिकारी आंदोलन को गति मिली, नेहरू रिपोर्ट आई, जिन्ना रिपोर्ट आई, गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि पड़ी और अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आधार बना। ये वन लीनियर क्वेश्चन है, वन लीनियर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपका आज का सेशन खत्म होता है। यदि आप इसी तरह के क्वेश्चन देना चाहते हैं तो हमारा प्ले स्टोर से सिविल एज ऑफिशियल नाम का एप्लीकेशन है, यदि उसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चन को लगाने के लिए मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।